हेलो बच्चों। तो आप लोग की फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोशन। तो मोशन में मैंने बताया था रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है। फिर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर, ये सब चीज़ें बताई थी। तो उसमें एक और टॉपिक आता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ये क्या चीज़ होता है ये हम जानेंगे। देखिए, मास ऑब्जेक्ट वो होता है जो भी फिजिक्स में ऑब्जेक्ट जिस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं या फिर जिसके बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग उसके सारी कंडीशन को रीड करते हैं कि वो मोशन कर रहा है कि नहीं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। तो मास ऑब्जेक्ट तो हम जानते हैं, लेकिन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जो मोशन तो कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा है, लेकिन जितनी उसकी साइज है उससे कई टाइम्स ज्यादा वो मोशन करता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट की साइज ये है और ये इतना बड़ा मोशन करता है। मतलब अगर ये इसकी साइज जो है वो 315 है, मान लेते हैं इसकी साइज 315 है मीटर स्क्वायर, इसका एरिया वगैरह मान लीजिए। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लगभग 300 किलोमीटर मेजर कर रहा है। तो 315 न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें, 315 और 300 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मास ऑब्जेक्ट। मास ऑब्जेक्ट वो होगा जो नियरली इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने साइज से। जितनी उसकी साइज होगी या जितना उसका वेट होगा उसी के अबाउट वो अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम उसको मास ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब अगर इसकी साइज 100 मीटर स्क्वायर है और ये 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट के पूरे मोशन को एक साथ देखना चाहेंगे तो हमें दूर जाना पड़ेगा, और जब हम दूर से देखेंगे पूरे के पूरे स्पेस को, इसके पूरे पाथ को, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिखाई देगा, क्योंकि दूर से चीजें छोटी दिखाई देती हैं। इसी वजह से इसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पॉइंट का मतलब ये होता है, पॉइंट का मतलब कोई पॉइंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये कोई कार हो सकती है, कोई प्लेन हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत दूर से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें पॉइंट जैसी दिखाई देती है, एक डॉट की तरह। जैसे बहुत दूर से कोई प्लेन आ रहा हो तो आप बहुत दूर से अगर देखेंगे उसको तो वो डॉट जैसा दिखाई देगा। जब वो बहुत करीब आएगा तब उसका साइज, उसकी विंग्स दिखाई देंगी, उसकी पूरी साइज दिखाई देगी। लेकिन अगर दूर से देख रहे हैं तो वो हमें पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से कई टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे तब उसको बोला जाएगा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हम मोशन पे आते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो मोशन है और मोशन में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मोशन। तो मोशन तो मैंने बता ही दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करता है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में, तब उसको बोलते हैं कि वो मोशन कर रहा है। ठीक है। तो मोशन के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहले तो बेसिकली दो टाइप्स के मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है ये हम समझेंगे। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और यहां पे चला आया, फिर यहां पे चला आया। ठीक है। यहां से यहां तक आने में उसको 1 आवर लगा और यहां से यहां तक आने में भी उसको 1 आवर लगा। मतलब 1 घंटे में ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर अगले 1 घंटे में यहां से यहां गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है मान लेते हैं, और ये है 5 किलोमीटर। तो ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी 5 किलोमीटर है। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सा इसका लॉजिक है। यूनिफॉर्म मोशन हम तभी बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक जाने में उसको 1 घंटे लगे, और यहां से यहां तक गया फिर से 1 घंटे में। लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, लेकिन ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब पहले के 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलता है और अगले 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर चल रहा है। तो टाइम तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग हो रही है वो डिफरेंट है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन बनता है यूनिफॉर्म का, व्हेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. And in non-uniform motion, when objects completes unequal distance in equal time interval, then it is called non-uniform motion. मतलब यहाँ पे unequal distance और टाइम इक्वल है, और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस और टाइम इक्वल है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोशन में आगे बढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें हम आगे बढ़ेंगे। मोशन को बहुत सारी चीजों में कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर पाथ। तो सबसे पहला जो आता है टाइप, वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दो तरीके का मोशन एक ही जगह पे आता है। मतलब ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन उनके केसेस अलग अलग हैं। तो रेक्टिलिनियर कब बोलेंगे और ट्रांसलेटरी कब बोलेंगे, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर पे आते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर में क्या होता है कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, छोटा ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे चला गया, यहां पे आ गया। ठीक है, तो जब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे प्लेन, जो एरोप्लेन है वो हमें दिखता तो है कि स्पेस में मूव कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक डेफिनेट पाथ होती है। जो एयरफोर्स वाले होते हैं वो एक डेफिनेट पाथ बनाए रखते हैं, उसके इधर उधर नहीं जाना है उनको। उसी तरीके से जो ट्रेन होती है, ट्रेन अपने पाथ पे चलती है। अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो उसको भी रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इस तरीके से। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, तो उसके, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तो ये कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है सीधा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ये हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो और वो ऐसे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जब भी कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन पे या फिर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन।
समझ में आ गई बात? तो ये हो गया रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। इसका जो सेकेंड टाइप आता है उसको देख लेते हैं। सेकेंड टाइप में आता है सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलर या रोटेटरी, दो यहाँ पे टाइप हैं एक ही साथ, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन में होता ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ऐसे, तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ बना रहा है। ठीक है, जैसे सन के चारों ओर अर्थ मान लीजिए, या फिर अर्थ के चारों ओर मून को मान लीजिए। तो ये होते हैं सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब रोटेशन क्या होगा? तो रोटेशन में होता ये है कि ऑब्जेक्ट अपने ही प्लेस पे मूव करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शाफ्ट है, या फिर पंखे का जो शाफ्ट होता है, पंखे का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसमें पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, वो हो गया। या फिर आपकी जो लट्टू होती है, टैप मूव करती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं अपने एक्सिस पे मूव करती हैं। जैसे सिंपल सा अर्थ का एग्जांपल ले लीजिए। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन के चारों ओर मूव भी करती है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है क्योंकि उसका एक्सिस फिक्स है। तो जब फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई चीज रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, या रोटेटरी मोशन। तो रोटेशन जो होता है वो फिक्स एक्सिस के अबाउट होता है। ऑब्जेक्ट इधर से उधर नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे मूव करेगा। और सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है, किसी पॉइंट के चारों ओर मूव करता है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम धागे में एक पत्थर बांध के उंगली से इसको नचाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। और लट्टू को नचाइए या फिर अर्थ के रोटेशन को देखिए या मून के रोटेशन को देखिए तो वो सब रोटेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा टाइप। थर्ड टाइप पे आते हैं। तो थर्ड टाइप होता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। तो इसमें भी दो टाइप आता है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ऑसिलेशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे एक पेंडुलम हो गया या फिर एक झूला हो गया, तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है और इसके आगे और पीछे ये शिफ्ट होके मूव करता रहता है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो शिफ्टिंग होती है बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये जो पेंडुलम की शिफ्टिंग है, ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है एक डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस ज्यादा होती है, कंसिडरेबल होती है, ये हमें दिखाई भी देती है। लेकिन अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा हो जिसमें ये डिस्टेंस हमें पता ही ना चले या फिर दिखाई ना दे, या फिर बहुत हल्की सी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, तो उसको बोलेंगे वाइब्रेशन। जैसे गिटार का वायर, ठीक है, मान लीजिए कोई वायर यहाँ पे फिक्स कर दिया गया दो जगह पे, ए और बी पे, और इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया गया तो ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो हमें दिखेगा नहीं। तो ये जो शिफ्टिंग होती है ये भी ऑसिलेशन ही है, लेकिन इसकी शिफ्टिंग बहुत कम होती है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो इस शिफ्टिंग की वजह से इसको वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन की बराबर ही होता है, लेकिन बस दोनों में शिफ्टिंग का डिफरेंस है, या फिर ये कहें जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, यहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। मान लीजिए एक बच्चा झूला झूल रहा है, तो झूला जब झूलता है तो आगे और पीछे मूव करता है, तो वो शिफ्टिंग हमें दिखती है। लेकिन अगर एक गिटार का वायर मूव करता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। गिटार का वायर बहुत ही हल्का डिस्प्लेसमेंट देता है, इसलिए वो बस उसकी आवाज सुनाई देती है। एक होता है ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक जो होता है वो इस तरीके का होता है, जो कि लैब्स में होता है, फिजिक्स के लैब्स में। और इसको रबर की पैड पे, इसका हैंडल ऐसे पकड़ के रबर की पैड पे ऐसे
इसको स्ट्राइक करते हैं तो इसकी जो लिम्स होती हैं ये वाइब्रेट करने लगती हैं। तो इनकी वाइब्रेशन भी पता नहीं चलती है, लेकिन हाथ में लेंगे तो झंझनाहट महसूस होती है। तो ये एग्जांपल्स थे वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के। तो इसको आप लोग बुक से पढ़िएगा, ठीक है, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाकी हम इसमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।